बताया आपने सवाल, कुछ पूछना है? हेलो, हाँ पूछे। थोड़ा सा डाउट है सर। ऑटोमेटिक लाइनें और मैनुअल लाइनें में इसमें क्या डिफरेंस है सर? बेसिक डिफरेंस सर समझ में नहीं आया। हाँ ठीक है, समझाएंगे। अभी जब रिले का फंक्शन बताएंगे तो समझ में आएगा। रिले के डिफरेंस मैं बताऊंगा। तो अभी रिले बताएंगे ना, इसके बाद अभी आप कैलिब्रेशन से रिलेटेड समझिए। फंक्शन तो भी मैं बताऊंगा ना आपको, जब रिले का फंक्शन बताऊंगा तभी आपको वो एक्चुअली रिले से ही समझ में आएगा। ठीक है, रिले के फंक्शन बताऊंगा, ऑटोमेटिक रिले का फंक्शन, मैनुअल रिले, लेफ्ट राइट, तब वो समझ में आएगा। अभी कैलिब्रेशन से रिलेटेड पूछिए आपको, जो सर ये कैलिब्रेशन। सारे कैलिब्रेशन इलेक्ट्रिकल कपलर को हटा के ही होते हैं? नहीं नहीं, ये केवल सर्वो वाल्व का बताया मैंने आपको। जी ऐसा सर, सर्वो वाल्व के जो सारे कैलिब्रेशन है वो। हाँ, ये जो अभी आपको जो बताया है, अभी मैंने सर्वो वाल्व का सारा कौन सा मतलब, अभी तो आपका ये बताया ना केवल। ये आपको जब आप ये करेंगे नल एडजस्टमेंट में तो आपको कपलर लगाना पड़ेगा, लेकिन मैनुअल लेफ्ट मैनुअल राइट में हटाना पड़ेगा। ठीक है सर। ठीक है, और बताइए। सर P2 का फंक्शन बता दीजिए। P2 देखिए गेन है, ये एम्पलीफिकेशन है बेसिकली। ठीक है, ये एम्पलीफिकेशन है, गेन है। अभी आप क्या है, ऑपरेशन एम्पलीफायर में बताऊंगा आपको। ठीक है, लाइनिंग से मैं सोच रहा हूँ कि ऑपरेशन एम्पलीफायर के अभी डैम्पिंग सर्किट पर आने से पहले मैं आपको ऑपरेशन एम्पलीफायर भी बता देता हूँ। लेकिन उसमें दिक्कत यही होती है, क्योंकि जब हमारे पास 6 महीने का समय रहता है, आप समझ रहे हैं, तो उसमें 10 दिन 15 दिन भी ऑपरेशन एम्पलीफायर पे डिवोट कर देता है, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। लेकिन अभी चूंकि 3 महीने का हो गया और मैंने आपसे पहले बताया था कि ये आपके स्कोप से एलिमिनेट हो चुका है, हम डायरेक्ट अब सर्किट बता रहे हैं आपको। पहले हम ऑपरेशन एम्पलीफायर पहले बताते थे, मतलब EK813 बताने से पहले हम ऑपरेशन एम्पलीफायर कंप्लीट कर देते थे, है ना। तो अब ठीक है, देख लेते हैं एक दो तीन, एक कैंपिंग सर्किट से पहले ऑपरेशन एम्पलीफायर एक बार आपको बता देते हैं, फिर आपको ये सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कैंपिंग सर्किट से पहले मतलब लाइनिंग पूरा करने के बाद, कैंपिंग से पहले मैं आपको ये ऑपरेशन एम्पलीफायर बताऊंगा। वैसे जैसे मैंने प्रोमिस किया था कि मैं लास्ट में बताता हूँ, अगर समय बचता है तो मैं लास्ट में कवर करता था। लास्ट बैच में 2 बैच में मैंने ये किया। ये बैच था वो तो 6 महीने का था, तो उसमें डिटेल बताया था। डी बैच था उसके लास्ट में बताया। सी में अभी तक नहीं बताया, डी में अभी तक आपको नहीं बताया। कि भी आपका 1 डेढ़ महीना है अभी, तो मैं आपको अभी बता दूँ। ठीक है, तो आने वाले सर्किट पे पढ़ाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। और बाकी जो है फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, साइट पे आपको जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है रिले की पोटेंशियोमीटर्स के, ये चीज़ समझनी है। बाकी उस मशीन का फंक्शन साइट पे कंपोनेंट लेवल पे, आईसी लेवल पे आपको किसी भी रिपेयर नहीं करनी। फंक्शन की अंडरस्टैंडिंग होनी है, वो अच्छी बात है, लेकिन कोई आपको फोर्स नहीं करेगा कि आप कंपोनेंट लेवल पे आईसी बदलिए या कंपोनेंट बदलिए, कोई फोर्स नहीं करेगा। आपने केवल ये आइडिया लगा लिया कि किसी में प्रॉब्लम है, तो ये 3 जो कंपोनेंट मैंने बता रहा हूँ आपको, पोटेंशियल कैलिब्रेशन है, रिलेज है या फ्यूज है, उतना जान लिया। इसके बेस पे आपने जो भी डिसीजन ले लिया कि पीसीबी सही है खराब है, दैट्स इट। ठीक है, बाकी अभी जो अभी जो बताया आपको सरोवार से रिलेटेड कैलिब्रेशन, इसमें अगर कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर आगे रिले के फंक्शन पे स्टार्ट करें रिले को। हाँ सर जो करंट एडजस्ट करते हैं सर्वो का, तो सर अगर हम उसमें लेफ्ट या राइट सेलेक्ट करेंगे तो उससे क्या मैक्सिमम कितने एम्पीयर करंट दिखाएगा गैल्वेनोमीटर में? हाँ, वही तो बता रहा हूँ मैं। और बताइए, ठीक है, आगे बढ़े। P1 के बारे में एक बार और बता दीजिए, P1 के बारे में। अच्छा, क्या नहीं समझ में आया P1 के बारे में, पहले तो ये बताइए क्या नहीं समझ में आया। भाई मैंने आपको ये बोला है कि आपको मैनुअल लाइनिंग लेफ्ट या राइट, ये स्विच है, ये स्विच है ना, इसको ऑपरेट करना है आपको, लेफ्ट या राइट। ये जैसे आपने लेफ्ट लगाया राइट लगाया तो उसके करस्पॉन्डिंग
जो ये डिफ्लेक्शन है ये इतना आना चाहिए, कितना आना चाहिए 15। 15 क्यों बोल रहा हूँ कि मैक्सिमम करंट है, ठीक है। अगर ये नहीं आ रहा, वो कम है, ठीक है, तो आप P1 से एडजस्ट करके इसको 15 पे ले आएंगे। सपोज 10 पे है, आप P1 को एडजस्ट करेंगे। आप P1 आप ये पूछ सकते हैं कि क्लॉकवाइज करें या एंटी क्लॉकवाइज, आप किधर भी कर दीजिए। तो सपोज ये 10 पे था, अगर आपने गलत डायरेक्शन में किया तो कम होने लगेगा, आपको पता लग जाएगा कि मैंने गलत डायरेक्शन में घुमा दिया इसको। फिर आप क्या करेंगे, फिर अपोजिट डायरेक्शन में घुमाएंगे तो 10 से बढ़ने लगेगा। तो कब तक घुमाते रहेंगे इसको, जब तक कि आपका ये 15 पे ना आ जाए। 15 पे आ जाए तो घुमाना छोड़ दो उसको, बस। और क्या है बताओ, इसके अलावा मैंने कुछ बताया भी नहीं, ठीक है। और क्या है सर मैनुअल लाइनिंग में वोल्टेज मैक्सिमम होता है क्या सर? हाँ भैया, मैं भी बता रहा हूँ आपको मैनुअल में क्या है। देखिए ये है, वही तो मैं बता रहा हूँ, जब रिले बताऊंगा तो आपको आएगा। देखिए देखिए ये है, ये मैनुअल लाइनिंग लेफ्ट 15 वोल्ट, मैनुअल लाइनिंग राइट -15। जब आप मैनुअल लाइनिंग लेफ्ट करते हैं तो ये रिले ऑपरेट होती है, और ये +15 आपका यहाँ जाता है, और इसके करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम करंट जाती है, ठीक है। और जब ये करते हैं मैनुअल लाइनिंग राइट तो -15 फीट होता है, इसके करस्पॉन्डिंग करंट मैक्सिमम होती है। तो बेसिकली जब आप मैनुअल लाइनिंग लेफ्ट राइट कर रहे हैं तो बेसिकली इनपुट एरर से कोई मतलब नहीं रहता, इनपुट एरर से कोई मतलब नहीं रहता। ये वोल्टेज सुपर इम्पोज होती है, ये वोल्टेज फीड की जाती है सर्किट में, जो मैक्सिमम +15 वोल्ट है या -15 वोल्ट है। तो मैनुअल लाइनिंग लेफ्ट मैनुअल लाइनिंग राइट का मतलब ये है कि +15 या -15 सर्किट में फीड करना। जब हम मैक्सिमम वोल्टेज फीड करेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम करंट आती है। मैक्सिमम करंट क्या है, 15 मिली वोल्ट। वोल्टेज देखेंगे 3 वोल्ट है, ठीक है, क्योंकि 3 वोल्ट यहाँ जनरेट होगा, उसके करस्पॉन्डिंग 15 मिली एम्पीयर करंट जनरेट होगा, यही सर्वोवाल्व को जाएगा, तो मैक्सिमम आउटपुट आएगा, है ना। तो मैक्सिमम आउटपुट से ही आपका सिलेंडर ऑपरेट होगा, ठीक है। अब कोई डाउट? ये अभी मैं जब आपको रिले बताने वाला था तभी बताता था। तो ये ऑटोमेटिक में ये सिग्नल आगे जाता है, मैनुअल लाइनिंग लेफ्ट में +15 जाता है, मैनुअल लाइनिंग इसमें राइट में ये जाता है, ठीक है। और ये पोटेंशियोमीटर आपके यहाँ है, ये है, P1 ये है, P2 ये है, ठीक है। और ये सर्वोवाल्व पे ऑपरेट हो रहा है, सर्वो सर्किट। चलिए, और कुछ पूछना है फिर आगे बढ़े। फिर चलिए अब रिले बताते हैं, ठीक है। पढ़ लीजिएगा इसको, फिर कोई डाउट होगा फिर। अब आते हैं रिले। ये रिले आपकी अलग अलग रिले हैं, देखिए कितनी रिले हैं, RE1 RE2 है ना, RE3 RE4 RE5 RE6 ये रिले देखिए, आप देखेंगे इनको RE1 RE2 और RE6 तक ये सेम रिले हैं, ये LT663। 8 नंबर लिखा हुआ है देखो, 663 क्या लिखा हुआ है, 663 लिखा हुआ है, ये लिखा ना 663, ये आपका 663 है ना। ठीक है, तो ये 663 है, ये 663 है, और ये 663 है, ये 663 है, ये 663 और ये RE7 इसका पार्ट नंबर अलग है, ELT 7000 ये एस्पोर्ट है। जो आपको PR रिले बताई थी एस्पोर्ट रिले, वो यही है। तो एक रिले इसमें ELT 7002 एस्पोर्ट है, और बाकी जो रिले हैं आपकी ये ELT6, ठीक है। तो अब इनको फंक्शन देखते हैं। रिले तो एक है, मतलब एक ही तरह की रिले, लेकिन फंक्शन सबका अलग अलग है। वो फंक्शन क्या है उसको समझ लीजिएगा आप। देखिए RE1 और RE2, RE1 और RE2, अब इनका जो भी रिले होता है उसका ऑपरेटिंग मैकेनिज्म समझने की जरूरत होती है। किसी भी सर्किट में आप रिले को देखेंगे, चाहे वो इंजन सर्किट हो, चाहे ZF सर्किट हो, या किसी भी बता रहा हूँ मैं आपको, या पैनल्स में लगा हुआ है, किसी भी रिले को स्टडी करने का मतलब है उसकी ऑपरेटिंग मैकेनिज्म को समझना, ऑपरेटिंग कंडीशन को समझना, कब वो रिले ऑन होगी और कब वो रिले ऑफ रहेगी, ये जानना जरूरी है। और नॉर्मली जो कॉन्टेक्ट आपको दिखाए जाते हैं वो रिले के ऑफ कंडीशन के दिखाए जाते हैं,
मतलब ये कॉन्टैक्ट अगर आपको दिखाया जा रहा है, ये क्लोज दिखाया जा रहा है, इसका मतलब ये जो कॉन्टैक्ट है ये आपकी रिले जब ऑफ है तब ये कॉन्टैक्ट दिखाया गया है कि क्लोज है। और देखिए नीचे आएंगे, देखिए ये रिले यहाँ दिखाई गई है और यहाँ कॉन्टैक्ट ओपन दिखाया है। तो मतलब जब ये रिले ऑफ है तो ये कॉन्टैक्ट इसका ओपन है, मतलब इसका ओपन कॉन्टैक्ट यूज किया हुआ है, क्लोज यूज नहीं किया गया है। तो ये रिले क्या है, ओपन है। और जब ये रिले ऑपरेट होगी और जब हम रिले को सप्लाई देंगे, मतलब जब रिले ऑपरेट होगी तो हम मानेंगे कि ये कॉन्टैक्ट क्या हो गया, क्लोज हो गया। तो जो कॉन्टैक्ट आपका ऑफ कंडीशन में दिखाया गया है, एंड व्हेन यू कंसीडर द ऑपरेट एनर्जाइज कंडीशन ऑफ द रिले, इट मींस दिस कॉन्टैक्ट विल शिफ्ट, है ना। ये कॉन्टैक्ट क्या होगा, आपका शिफ्ट हो जाएगा। तो ये हमेशा ये बेसिक कॉन्सेप्ट है रिले को स्टडी करने का, कि जो भी कॉन्टैक्ट दिखाए जाते हैं वो ऑफ कंडीशन पे दिखाए जाते हैं, और जब हम रिले को एनर्जाइज कंसीडर करेंगे तो मतलब वो कॉन्टैक्ट शिफ्ट हो जाएंगे, अपनी पोजीशन से दूसरी पोजीशन में शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये बेसिक फंडा है रिले के फंक्शन को समझने का। तो अब हम क्या करेंगे, रिले के फंक्शन को जानेंगे कि इस रिले का यहाँ क्या काम है और इसके ऑपरेटिंग मैकेनिज्म को समझेंगे। तो देखिए रिले है RE1 और RE2, ये दोनों पैरेलल में लगी है, दोनों पैरेलल में है RE1 RE2। तो रिले को ऑपरेट होने के लिए क्या चाहिए, एक तरफ सप्लाई 24 वोल्ट और एक तरफ ग्राउंड, है ना, यही चाहिए ना। तो इसका मतलब एक तरफ सप्लाई चाहिए और 18V पे 24 वोल्ट चाहिए और 18V पे ग्राउंड चाहिए, तभी ये ऑपरेट होगा। तो देखते हैं 18VD और 18V पे क्या कनेक्टेड है। ये कहाँ पता लगेगा आपको, जनरल डायग्राम से पता लगेगा। ये कहाँ पता लगेगा आपको, जनरल डायग्राम से। अब यहाँ आ गए, तो ये आपको पहले भी बताया था मैंने जब आपको स्विचिंग बताई थी। सॉरी 3 पॉइंट नीचे है, देखिए ये है 3.6। देखिए ये है आपका स्विच 18D और 18B देखेंगे, देखिए 18B पे ग्राउंड आ रहा है, 18B पे ग्राउंड है, ठीक है। 18B पे जब आप स्विच को ऑपरेट करते हो ग्राउंड मिल जाएगा। तो ये कंडीशन पूरी हो गई। जो 3 पॉइंट स्विच है जब आप इसको ऑपरेट करते हैं तो बेसिकली क्या होता है, 18B को ग्राउंड मिलता है। तो ये कंडीशन आपकी पूरी होती है स्विच। और मैंने ये बताया था ये रिले अगर ऑफ है, स्विच ऑफ है, मतलब 3 पॉइंट जो स्विच ऑफ है तो मतलब 4 पॉइंट लाइनिंग है। तो जो नॉर्मल ऑपरेटिंग कॉन्टैक्ट है वो 4 पॉइंट लाइनिंग के लिए सिलेक्टेड है। और जब इस स्विच को दबाएंगे 18B को ग्राउंड मिलेगा तो मतलब वो रिले एनर्जाइज हो जाएगी। 18B हो गया ग्राउंड है, ठीक है। और दूसरा जो था 18D पे क्या होना चाहिए, 24 वोल्ट। 24 वोल्ट आप देख रहे हैं कि 24 वोल्ट आ रही है, तो 24 वोल्ट तो डायरेक्ट रखती है, मतलब 18D पे 24 वोल्ट तो डायरेक्ट है। और ग्राउंड जो मिल रहा है आपको किसके द्वारा मिल रहा है, इस स्विच के द्वारा, ठीक है। तो ये आपका पीसीबी। तो आप देखते हैं सर क्या है। तो आप क्या करें, यहाँ 18D पे 24 वोल्ट पहले भी लिखा होगा, अगर आपने पहले लिखा है तो ठीक है। 18D पे 24 वोल्ट लिख लीजिए और 18D पे X39 मतलब 3 पॉइंट स्विच, 3 पॉइंट ऑन कर लीजिए। तो जब आपका यहाँ इसको 3 पॉइंट स्विच ऑन करते हैं, यहाँ ग्राउंड होता है तो ये रिले ऑपरेट, कौन सी ऑपरेट होती है, ये रिले RE1। तो RE1 का मतलब ये कॉन्टैक्ट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये 3 पॉइंट लेफ्ट वाला कनेक्ट हो जाएगा पोटेंशियल। और यहाँ देखेंगे यहाँ क्या होगा, नीचे वाले रिले से 3 पॉइंट में ये जो है ये ग्राउंड हो जाएगा। तो ये मेजरिंग ट्रांसड्यूसर का जो सिग्नल आ रहा है ये ग्राउंड हो जाएगा। तो क्या मतलब होगा कि अगर आप 3 पॉइंट में काम कर रहे हैं तो मेजरिंग ट्रांसड्यूसर का सिग्नल ग्राउंड हो जाता है। तो 3 पॉइंट में तो कितने ट्रांसड्यूसर काम करते हैं, 3 पॉइंट में कौन सा ट्रांसड्यूसर काम करता है, लाइनिंग सर, मेजरिंग नहीं करता। नहीं सर, श्योर, मेजरिंग को इलेक्ट्रिकली रिमूव कर देते हैं। हाँ इलेक्ट्रिकल सिग्नल ग्राउंड कर देते हैं, लेकिन ये सब मशीनों में नहीं है। ये आप नोट डाल दीजिए, नोट तो ये ग्राउंड कर रहे हैं ना, कितनी मशीनों में ग्राउंड कर रहे हैं इसको, जिनोमैटिक सबसे पहली जो थी जिनोमैटिक में। ये सर्किट जो है जिनोमैटिक में मिलेगा आपको, डोमैटिक में मिलेगा, WST में मिलेगा
CSM में मिलेगा और यूनिमैट 2S में मिलेगा, उसमें ये सेम सिस्टम है। लेकिन उसके बाद जब कैंपिंग एक्सप्रेस आई, NPT आई, यूनिमैट 3S आई, है ना, उसमें ये ग्राउंड नहीं करते, उसमें ये ग्राउंड नहीं करते, ठीक है। ये जो ग्राउंड कर रहे हैं ये केवल यूनोमैटिक, ट्रूमैटिक, WST, CSM, यूनिमैट 2S इसमें कर रहे हैं। कैंपिंग एक्सप्रेस, NPT, यूनिमैट 3S या आगे की मशीनों में ग्राउंड नहीं करते, उसका सर्किट भी जाता है। वो अलग बात है कि उसमें हम उसको मैकेनिकली डमी करते हैं, उनमें मशीनों में मैकेनिकल डमी करना दिया हुआ है। लेकिन अब जो मशीनें आ गई हैं उनमें मैकेनिकल डमी भी नहीं, ना तो इलेक्ट्रिकल डमी है और ना मैकेनिकल डमी है, उसका सिग्नल भी सर्किट में जाता है। ये पॉइंट आप समझ लीजिए, ठीक है। आप ये सर PCB देखेंगे कैंपिंग एक्सप्रेस की, यूनिमैट 3S की जो लाइनिंग कंट्रोल PCB है, NPT की जो लाइनिंग कंट्रोल PCB है, उसमें अगर आप देखेंगे बेसिक ट्रांजिस्टर का सिग्नल ग्राउंड नहीं होता 3 पॉइंट केस में, वो भी सर्किट में जाता है। उसका वो तरीका अलग है कि सिग्नल को पोटेंशियोमीटर के द्वारा ही नल एंड वाइट किया जाता है, पोटेंशियोमीटर के द्वारा सर्किट जाता है, लेकिन उसका पोटेंशियोमीटर के द्वारा पास करके नल एंड वाइट कर देते हैं, मतलब मिनिमम इफेक्ट करते हैं। लेकिन शॉर्ट ग्राउंड जो करते हैं वो केवल यूनोमैटिक, ट्रूमैटिक, CSM, WST, यूनिमैट 2S इसमें, मतलब वो जहाँ भी है सर ये वाला अरेंजमेंट आप देखेंगे। अब ये सर्किट आपको बता दिया तो आप देख लेंगे 3 पॉइंट में रिले कोई लगी हुई है क्या, वो ग्राउंड तो नहीं कर रहा है। तो जिन मशीनों में ये है उसको मैकेनिकल भी डमी करते हैं और इलेक्ट्रिकल भी डमी करते हैं। अभी इलेक्ट्रिकल 0 चला गया तो मतलब अभी कोई इसका कारण नहीं है कि इसका सिग्नल सर्किट में जाएगा। तो ये RE1 और RE2 ये 3 पॉइंट ऑन रिले है, 3 पॉइंट में रिले ऑन होंगी, 4 पॉइंट में ऑफ रहेंगी। 4 पॉइंट में जब ऑफ रहेगी ये रिले तो ये कॉन्टैक्ट ओपन रहेगा, तो जो मीटरिंग ट्रांसफर का सिग्नल आएगा वो सर्किट पे जाएगा। जब 3 पॉइंट हो जाएगा तो ये आपका ग्राउंड हो जाएगा। अब सपोज ये स्टिकअप हो गई, ये RE2 स्टिकअप हो गई, स्टिकअप किस कंडीशन में हो गई, ऑन कंडीशन में, मतलब रिले पुरानी रिले खराब हो जाएगी। खराब का मतलब वो ना कि केवल ये ओपन कंडीशन में खराब होगी, ये क्लोज कंडीशन में भी स्टिकअप हो सकती है। इस केस में आप देखेंगे कि लीजिंग ट्रांजिस्टर को आप लेफ्ट राइट कर रहे हैं, कोई डिफ्लेक्शन नहीं जा रहा, 11 मीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। क्या समझेंगे कि कहीं RE2 का कॉन्टैक्ट क्लोज तो नहीं पड़ हो गया है, तो इस रिले को निकाल देंगे। RE2 को जैसे ही निकालेंगे फिर लीजिंग ट्रांजिस्टर की कोर को लेफ्ट साइड करेंगे तो आपका डिफ्लेक्शन आने लगेगा। इसका मतलब ये रिले आपकी स्टिकअप हो गई थी, इसका जो कॉन्टैक्ट है वो आपका क्लोज कंडीशन में, ठीक है। तो ये भी इसका फंक्शन भी है और खराब होने से क्या इफेक्ट पड़ेगा वो भी मैंने आपको बता दिया। तो RE1 RE2 क्या है, 3 पॉइंट ऑन रिले, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर आपको आगे बताएंगे, ठीक है। तो अभी चूंकि आपका 4 बजे है तो 4 बजे सब लोग रहिएगा, तो इसी सर्किट को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, ट्यूटोरियल लेके सर्किट ही बढ़ाएंगे। 4 बजे मेरा ट्यूटोरियल है तो उसमें यही सर्किट हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, कंप्लीट करेंगे। तो 4 बजे सब लोग रहिए सर। हाँ पूछिए। सर जो हमारे पोटेंशियोमीटर बता रहे हैं कि ये ऐसे हम इनको एडजस्ट करेंगे, तो सर उनका आप एक बार हमें दिखा देते कि ये मशीन में हमें कैसे दिखते हैं और हमें वहाँ कैसे एडजस्ट नहीं करना नहीं है। यहाँ नहीं दिखते, मशीन में नहीं दिखेंगे, PCB में दिखेंगे, PCB में दिखा दूंगा, ठीक है। PCB 4 बजे में, PCB 4 बजे में दिखा दूंगा, ठीक है? वो PCB में दिखा देंगे। बाकी देखिए जब आप यहाँ है नहीं है, लैब में हमारी है नहीं है, तो लैब में होते यहाँ तो सब दिखा देते हैं ना। अब आप जो चीज हमारे पास है 813 आपको दिखाई है नहीं दिखाई, बताओ, ठीक है। तो इसी तरह से जो PCB हमारे पास है दिखा देंगे। थैंक यू सर। सर एक कैलिब्रेशन वाली PDF सेंड कर दीजिएगा ग्रुप में।